हाँ भाई, सभी को नमस्कार है। इससे पिछले वीडियो के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर अपन ने बात की थी, जूल थॉमसन प्रसार की बात की थी। उसके अंदर क्या कुछ होता है, उस विधि के अंदर क्या था, वो सारा काम अपन ने कर लिया था। एक बार अगर समझ नहीं आ रही तो एक बार दोबारा उस वीडियो को आप देख सकते हो। आज मैं बात करूँगा उसके सिद्धांत की बात करूँगा, थ्योरी की बात करूँगा। तो देखो, टॉपिक अपना है सरंध्र डॉट प्रयोग का सिद्धांत है। तो ये लिखा सरंध्र डॉट प्रयोग का सिद्धांत है। इसके अंदर आज हम बात करेंगे कि जूल थॉमसन गुणांक किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, केवल उसकी बात करेंगे। ठीक बात है ना। जूल थॉमसन प्रसार का एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद है तो देखो, वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से किसी गैस को पात्र ए से पात्र बी की ओर प्रसारित किया जाता है। क्या बात क्लियर होगी सबके? पात्र ए से पात्र बी की ओर प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो मैं उसका एक जनरल सा डायग्राम बना रहा हूँ। यह तो अपनी वो ट्यूब थी, माना कि ये एक ट्यूब है और इसके बीच में कहीं पर आपके ये लगा हुआ है। मैं इसको चलो वैसे ही कर देता हूँ। यह आपका पोरस प्लग है, पोरस प्लग यानी सरंध्र डॉट है, और इसके बीच में क्या फंसा रखा है सबको पता है मेरे हिसाब से। इसके बीच में क्या फंसा रखा है? इसके बीच में रुई फंसा रखी है। बात के लिए होगी। माना कि ये पात्र ए है, इस साइड वाला पात्र ए है और ये इस साइड वाला पात्र क्या है? बी है। शुरुआत में ये जो पिस्टन लगी हुई है वो यहाँ ऐसे लगी हुई है, ये मैंने पिस्टन लगा दी। ठीक है ना। जब ये पिस्टन एक्स यहाँ पर है तो माना कि इस गैस के अंदर दाब प्रेशर P1 है, आयतन V1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर कितना है? T1 है। बात क्लियर समझिए। ठीक वैसे ही इस साइड के अंदर पिस्टन शुरुआत में कहाँ पर आपकी? पिस्टन शुरुआत में यहाँ पर है, फिर बाद में कहाँ जाती है? चलो इसका वो और कर देता हूँ, ये कर दिया। यह आपकी पिस्टन है Y है। अब देखो, वहाँ अगर उसी एक्सपेरिमेंट को बात करूँ तो उसके अंदर अपने सर्पिलाकार एक नली गैस थी, उसमें से कंप्रेसर के द्वारा गैस को पहुँचाया था। यहाँ पर अपन इस पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो ये संपीड़ित होगी। तो गैस, इस गैस को संपीड़ित करने में जितना कार्य करना पड़ेगा, जो वो गैस के ऊपर कार्य होगा, तो वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही आप इसको संपीड़ित करोगे तो इसमें से एक गैस बाहर निकलेगी, इस डब्लू में से, पोरस प्लग में से गैस बाहर निकलेगी, तो वैसे ही ये पिस्टन इधर चलेगा। ठीक बात है। लास्ट में माना कि ये पिस्टन आपका पहुंच जाता है लास्ट में, अंत में जाके पहुंच जाता है। कहां पर है? यहां पहुंच जाता है। यानी इस पात्र के अंदर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये भी क्लियर हो गया सबके। इसके बाद में जैसे आप ये पिस्टन इधर चलता है, माना कि लास्ट में ये पहुंच जाता है, यहां पर पहुंच जाता है, ये पिस्टन यहां पहुंच जाता है और इस पात्र के अंदर गैस का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर क्या है? T2 है। ये सारी बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आई है। तो शुरुआत करते हैं। पिस्टन एक्स के द्वारा गैस ए के संपीड़न में किया गया कार्य, या फिर गैस ए पर के संपीड़न में गैस के ऊपर किया गया कार्य। चलो शुरुआत ऐसे करता हूं। पिस्टन अक्ष द्वारा गैस को संपीड़ित करने में किया गया कार्य। अगर उसको मैं W1 लिखूं, क्या लिखूं? W1 लिखूं तो आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? यह आपके पास प्राप्त हो जाएगा। शुरुआत का वॉल्यूम क्या है? V1 है, बाद का क्या है? 0 है, और प्रेशर P1 है और dV। कार्य का फॉर्मूला शायद सबको मालूम है, P/dV ही होता है। ठीक है ना। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो P1 तो बाहर आ जाएगा और V1 to 0 और ये लिखा dV, और ये आपके पास में P1 बाहर आया है। अगर इसको आप लिखोगे तो P1 और V1 माइनस में आएगा। ठीक बात ना। तो देखो गैस के संपीड़न में
संपीड़न में गैस के ऊपर किया गया कार्य, ऊपर या गैस पर किया गया कार्य, गैस पर किया गया कार्य और वो W1 लिखा है और आपने फाइंड आउट किया P1 और V1 माइनस में। बात सबके समझ आ गई। देखो इसके बाद में क्या करूँगा, थोड़ा आपके याद हो तो बोलो। इसके बाद में करूँगा कि जैसे ही मैं ये गैस है वो पात्र B की ओर जाएगी तो उस गैस का प्रसार होगा, और प्रसार होगा तो गैस के द्वारा किया गया कार्य। चलो ऐसे लिखते हैं ना नेक्स्ट में। चलिए आगे क्या लिखूं, पात्र बी में गैस के द्वारा पिस्टन, वहां पर पिस्टन कौन है, वाई पर किया गया कार्य, अगर उसको मैं W2 लिखूं तो बोलो क्या आना चाहिए। पात्र बी की ओर देखें तो शुरुआत का वॉल्यूम गैस का 0 है, बाद में कितना हो गया V2 और P2 और DV। ठीक बात ना। अगर आपके जूल थॉमसन प्रसार वाला याद है तो इतना जरूर याद है कि उसके दोनों साइड का यहाँ का प्रेशर भी फिक्स था और इस साइड का प्रेशर भी फिक्स था, तो P कांस्टेंट अपना, इस साइड का अलग है और इस साइड का अलग है, लेकिन है वो कांस्टेंट। जैसे इस साइड का अगर P है और इस साइड का वहाँ पर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आपका आ जाएगा P2 और V2। अब देखो आपके ध्यान में हो क्या करना चाहिए, गैस के द्वारा किया गया परिणामी कार्य, इस प्रसार में मैं गैस के द्वारा किया गया परिणामी कार्य, अगर उसको मैं W लिखूं तो क्या आना चाहिए आपका W1 प्लस W2। अच्छा वैल्यू अगर पुट करता हूं तो आपको प्राप्त हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 और V1। ये मैंने स्टेप नंबर क्या दे दी, 1 नंबर स्टेप दे दी। बात याद हो गई होगी मेरे हिसाब से, समझ आ गई सबके। अब देखो अपन लोगों ने वहां देखा था इससे पहले वाले के अंदर कि जब गैस कार्य करती है तो एक कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से आएगी, आंतरिक ऊर्जा से आएगी। ठीक बात है। आंतरिक ऊर्जा में जैसे ही खर्च होगी, आंतरिक ऊर्जा कम होगी तो गैस के टेम्परेचर में क्या होता है, कमी होती है। ठीक है। तो देखो आगे मैं क्या चलता हूं, इस प्रसार में या फिर यह जो प्रसार है, यह प्रसार है एक रुद्धोष्म प्रक्रम है। मैं इसको रुद्धोष्म यानी एडियाबैटिक क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि पात्र को इस प्रकार से रखा जाता है कि ये एटमॉस्फेयर से या परिवेश सराउंडिंग है उससे उष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है। अगर ये रुद्धोष्म है तो डेल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। अपन लोग जानते हैं प्रथम नियम से क्या जानते हैं कि डेल क्यू है वो बराबर होता है du प्लस डेल W। बात के लिए होगी, डेल क्यू की जगह रखा 0, du बाद की आंतरिक ऊर्जा U2 माइनस U1, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, प्लस डेल W की जगह अपन ने लिखा है, ये डेल W ही है किया गया कार्य, तो इसकी जगह लिखा मैंने P2 V2 माइनस P1 V1, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। इसी स्टेप को जब मैं आगे बढ़ाता हूं तो देखो क्या प्राप्त होता है, वो देखो इसी स्टेप को जब आगे बढ़ाते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा U2 प्लस P2 V2 इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। और ये क्या है, यह है एंथैल्पी, यह पोजीशन नंबर 2 पर, यह पोजीशन नंबर 1 पर। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं H2 इक्वल टू H1, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं कि H इक्वल टू नियत, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं H इक्वल टू U प्लस PV इक्वल टू क्या होता है, नियत होता है। यहां पर आपके पास में एक बात और हो गई क्लियर कि जूल थॉमसन या सेरेंदर डॉट प्रयोग जो था
उसके अंदर गैस की एंथैल्पी नियत रहती है। गैस की एंथैल्पी क्या रहती है? नियत रहती है। ये क्वेश्चन बनता है ठीक कि सरंध्र डॉट प्रयोग में नियत रहता है, प्रेशर वॉल्यूम जो भी मान लो, तो आप क्या लिखोगे? एंथैल्पी नियत रहता है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा? DH इक्वल टू DU प्लस PdV और प्लस VdP, और नियतांक का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया सबके? अब अपन लोग जानते हैं DU प्लस PdV किसके बराबर है? DU प्लस PdV बराबर होता है TdS के, और ये VdP इक्वल टू 0। ये देखो कहाँ से आया कि प्रथम और द्वितीय नियम जो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो हैं, कौन से? थर्मोडायनेमिक्स के। उसके अंदर अपन लोग लिखते हैं कि TdS इक्वल टू DU प्लस PdV, ऐसा अपन लिखते हैं। बात ध्यान में मेरे हिसाब से। अब देखो ये स्टेप नंबर आपकी थर्ड आप छोड़ सकते हो लिख के। ये स्टेप नंबर क्या आ गया? आपकी थर्ड आ गई। अब बात आती है कि अपन लोग लेके चलें कि जो एंट्रोपी है, लेट एस है वो फलन है T और P का। किसका फलन है? T और P का। तो यहां से देखो, यहां से टोटल डेरिवेटिव निकालो इसका। ds इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? डेल एस अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट यहाँ पर कौन होगा? P होगा, और dt प्लस ये लिखेंगे डेल एस अपॉन डेल P, कांस्टेंट यहाँ पर T होगा, और dP लिखा। ये मान समीकरण 3 में रखने पर, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आपके पास में प्राप्त हो जाएगा T डेल एस अपॉन डेल टी, कॉन्स्टेंट क्या है? P है, और यहाँ लिखा dt प्लस T डेल एस अपॉन डेल P, और कांस्टेंट T और dP प्लस ये लिखा VdP इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद ये मैं समीकरण नंबर 4 दे रहा हूँ, हो गया काम? अब देखो, चूंकि अपन लोग जानते हैं कि T डेल एस अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट P किसके बराबर है? दो TdS है, इसको लिख सकता हूँ डेल Q, और लिखा मैंने डेल T, और कांस्टेंट कौन है? P है। अरे सही है या गलत है? T डेल S तो डेल Q, TdS तो डेल Q या dQ, जो भी लिखता। बात याद होगी सबके? इसके बाद में इसी को मैं लिख सकता हूँ Cp। क्या लिख सकता हूँ? Cp। अरे गौर करना, Cp और Cv सेम ही फॉर्मूला आता है। डेल Q अपॉन डेल टी, कॉन्स्टेंट V तो Cv लिख देता, डेल Q अपॉन डेल टी P, तो यहाँ पे क्या लिखा? Cp लिखा। अतः समीकरण 4 से हम, आता है समीकरण 4 से ये आपके पास में प्राप्त हो गया Cp dt प्लस T डेल एस अपॉन डेल P, कांस्टेंट कौन है? T प्लस V, और ये मैंने dP बाहर निकाल लिया। dP इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में? 0 आ गया। ये भी क्लियर हो गया सबके? अब देखो मैं इसको चेंज करूंगा, यह समीकरण नंबर 5 दे देता हूं। इसको चेंज करूंगा क्योंकि किसी गैस के लिए V और T में रिलेशन फाइंड आउट करना, P और T में PVT के रिलेशन अपन लिखते हैं, इसमें S आ गया, तो इसको चेंज करेंगे मैक्सवेल समीकरण से। किससे करेंगे? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, और कौन सी? फोर्थ इक्वेशन की बात करता हूं। अब दोबारा आपके अगर याद नहीं है तो याद करने का तरीका ये बताया था, TVS TPS, फिर इसका उल्टा PPSS, PP VVST और ST। ये देखो फोर्थ वाला, तो ये क्या प्राप्त हो गया आपके? डेल एस अपॉन डेल P, कांस्टेंट कौन है अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ लिखा डेल V अपॉन डेल T, इसमें तो कांस्टेंट T हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट P हो जाएगा, और चौथा इक्वेशन क्या होता है? माइनस में होता है। बात क्लियर होगी सबके? समीकरण 5 में रखने पर
समीकरण 5 में रखने पर, तो देखो क्या आता है, समीकरण 5 में रखूंगा तो आपके पास में आ जाएगा Cp dt प्लस, यह रखूंगा तो माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी, दिखाई दे रहा साफ साफ मेरे हिसाब से, P प्लस V और बाहर कौन आ गया dP इक्वल टू 0। चलो ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने समझ लिया। यहीं से मैं क्या लिखूंगा कि Cp dt इक्वल टू, यानी इसको उस साइड में लेके जा रहा हूं तो ये आपका आ जाएगा T डेल V अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट P माइनस V और dP। ये भी सब समझ में आ गया। यहीं से आपके पास में प्राप्त हो जाएगा dt अपॉन dP इक्वल टू 1 अपॉन Cp T डेल V अपॉन डेल टी P माइनस V, ये आ जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन गुणांक बोलते हैं, जूल थॉमसन गुणांक बोलते हैं। अतः जूल थॉमसन गुणांक अगर उसको म्यू एच लिखें तो वो बराबर होता है dt अपॉन dP और कांस्टेंट ये P है भैया, दोबारा लिखता हूँ, ये लिखा dt अपॉन dP और कांस्टेंट कौन h। ध्यान रहे, देखो ये शुरुआत में पता चल गया था कि h कांस्टेंट होता है। जूल थॉमसन प्रसार के अंदर या सरेंद्र डॉट प्रयोग के अंदर कांस्टेंट कौन रहता है, h कांस्टेंट रहता है। ये शुरुआत में अपने फाइंड आउट कर लिया था। ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये आपका आ गया 1 अपॉन Cp T डेल V अपॉन डेल टी कांस्टेंट कौन है P माइनस V। ये अपन को याद रखना है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में भी काम में आता है और आगे भी अपने काम में आता रहेगा। तो देखो यहाँ पर मुख्यतः शुरुआत आपने कैसे की, शुरुआत इस प्रकार से की थी कि गैस ने परिणामी कार्य कितना किया। वहाँ पर आपको ये भी थोड़ा सा नॉलेज है कि गैस जब कार्य करती है तो वो पॉजिटिव, और गैस के ऊपर जो कार्य होता है वो क्या होता है, निकाय के ऊपर किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर बाद में आपने क्या किया, फर्स्ट लॉ लगाया तो आपके पास ये प्राप्त हो गया कि H इसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है निकाय का, ठीक बात ना। उसके बाद में फिर आपने क्या किया, उसके बाद में H को डिफ्रेंशिएट किया, फिर बाद में S को माना कि ये T और P का फलन है, और मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन काम में ली, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन काम में ली। और इस प्रकार से लास्ट में आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, म्यू एच इक्वल टू dt अपॉन dP एच कॉन्स्टेंट 1 अपॉन Cp T dV अपॉन या डेल V अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट P माइनस V। ये इक्वेशन उम्मीद करता हूँ कि आपने डायरेक्ट भी याद की होगी और प्रूव कैसे करते हैं वो भी आपने याद कर लिया होगा। इसके जो जूल थॉमसन प्रयोग या फिर ये जो म्यू एच है, इसके द्वारा आदर्श गैस का कितना क्या तापमान होता है या फिर वास्तविक या वान डेर वाल गैसों का किस प्रकार से होता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हालांकि मैं लगभग कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक वीडियो और बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में दोनों बातें अपन करते हैं। तो ठीक है बच्चों, टाइम का सदुपयोग कीजिए, जो भी टाइम मिला है उसका सदुपयोग कीजिए और थोड़ा बहुत पढ़ने की भी कोशिश कीजिए। थैंक यू।